हैं किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। खुराना मैंशन में दोपहर के 12 बजे शिवन्या अपने रूम से रेडी होकर नीचे आई। वो बाहर जाने ही वाली थी कि जयदेव खुराना ने गुस्से से उसे रोका। अपने दादाजी की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए वो घबरा गई और अपने दादाजी की तरफ मुड़कर वो भी गुस्से से बोली, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? आज तक शिवन्या ने अपने दादाजी से इस तरह से बात नहीं की थी। तभी राजवीर खुराना शिवन्या से बोले, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने आज तक शिवन्या ने अपने दादाजी से इस तरह से बात नहीं की थी। तभी राजवीर खुराना शिवन्या से बोले, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने दादाजी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी शिवन्या ने अपने पापा को देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल दी और फिर वो वापस बाहर की तरफ जाने लगी। तभी मिस्टर खुराना बोले, शिवन्या, तुम रात को देर से घर आती हो और पूरी तरह से नशे में धुत रहती हो। तभी मेन डोर से सोनाली आते हुए बोली, दादाजी, पता नहीं आपने क्यों इसे सीईओ की पोस्ट दी हुई है। आप जानते भी हैं कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्या हुआ था? रविंद्र भी उसके साथ था। वो निराशा से बोला, पापा, अगर ऐसे ही हमारे हाथ से ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया और आपने शिवन्या से कुछ भी नहीं कहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जयदेव गुस्से से झल्लाए, खुराना ग्रुप मेरा है, मैं जिसे चाहूं सीईओ की पोस्ट पर रखूं। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? जब तुमने सोनाली का रिश्ता साहनी फैमिली में किया था तो मुझसे पूछा था? मैंने तुमसे कितनी बार उस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तो तुम किस हक से यहाँ पर मुझसे बात करने आए हो? रविंद्र बहुत गुस्से में था। वो कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन इस टाइम उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। तभी सोनाली ने शिकायत की, दादाजी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, ये मेरा डिसीजन था। शिवन्या ने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी। आपने उसकी शादी तो एक्सेप्ट कर ली, तो फिर मैं अपनी मर्जी के लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती? मुझे पता है आप मुझे बचपन से ही पसंद नहीं करते, आखिर आप हम दोनों में इतनी पार्शियलिटी क्यों करते हैं? जयदेव गुस्से में सफाई देते हुए बोले, मैंने तुम दोनों में कभी कोई पार्शियलिटी नहीं की। तुम्हें भी पता है शिवन्या को सीईओ की पोस्ट उसकी काबिलियत की वजह से मिली है। सोनाली बोली, अगर ये इतनी ही काबिल है तो कल इसने मीटिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर दी? आप जानते हैं उस मीटिंग में खुराना ग्रुप की कितनी इंसल्ट हुई? शिवन्या दीदी वहां पर पूरे 1 घंटे लेट आई थी। तब तक तो वो सभी लोग जा चुके थे। इस बात पर जयदेव खुराना की बोलती बंद हो गई। वो समझाते हुए बोले, शिवन्या, मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी पर अच्छे से ध्यान दो। तुम तो कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी, तो फिर ये सब क्या है? इस पर शिवन्या ने तंज मारा, दादाजी, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं करती थी, लेकिन वक्त हमेशा बदलता रहता है। दादाजी बोले, शिवन्या बेटी, तुम घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? शिवन्या बोली, दादाजी, मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कर रही। अगर मेरे सीईओ बने रहने की वजह से सभी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस पोस्ट से रिजाइन कर दूंगी। ये सुनते ही सोनाली के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वो शिवन्या के डिसीजन से खुश नहीं है। वो बोली, शिवन्या, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। अगर खुराना ग्रुप को ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब खुराना ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। शिवन्या बोली, अगर मेरी वजह से खुराना ग्रुप पर ऐसी मुसीबत आ सकती है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी। तभी जयदेव बोले, तुम्हें रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। शिवन्या उलाहना देते हुए बोली, जब बड़े ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए तो हम तो अभी बच्चे हैं। जयदेव खुराना सख्त आवाज में बोले, तुम ऐसी बातें करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिवन्या भी गुस्से में चीखते हुए बोली, आपका ये गुस्सा तब कहा था
जब मेरे हस्बैंड की सबके सामने इंसल्ट हो रही थी, जब सब लोग उसे मार रहे थे। अगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता तो आज अर्जुन मेरे पास होता, न कि वो ऐसे मुझे छोड़कर जाता। जयदेव खुराना बोले, बेटी मैं मानता हूँ उस वक्त मुझसे गलती हुई थी, लेकिन वो तुम्हें ऐसे छोड़कर चला गया, इसका मतलब वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। ये बात सुनकर शिवन्या का गुस्सा फूट पड़ा। वो भावुक होकर बोली, आप भूल रहे हैं कि उसकी एक माँ भी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी माँ का क्या होता? मैंने पहले ही बताया था कि वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और आप कह रहे हो कि वो मुझे छोड़कर ऐसे ही चला गया। अर्जुन को याद करते हुए शिवन्या का दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस वक्त वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। उसे नहीं लगा था कि अर्जुन उसे ऐसे छोड़कर चला जाएगा। कई दिनों से अर्जुन का फोन भी नहीं लग रहा था। वो समझ गई थी कि अब अर्जुन कभी भी वापस नहीं आएगा। उसे भी नहीं पता चला कि कुछ ही दिनों में उसे अर्जुन के साथ किस तरह का अटैचमेंट हो गया था। शिवन्या ने अपने आंसू पोंछे और अपने दादाजी से उदासी से बोली, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। जयदेव के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा था, पर वो अपनी पोती के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। वहीं सौरभ मल्होत्रा के पास जब किसी का फोन आया तो वो हैरानी से चिल्लाने लगा, सर वो लड़का टनल से बाहर निकल आया है। ये सुनकर परीक्षित को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी से हड़बड़ी में अविश्वास से पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? अर्जुन सच में वापस आ गया है? वहां बैठे सभी लोगों ने जब ये सुना तो वो भी अचंभित हो गए। परीक्षित और सत्यम को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा कुछ भी सुनने को मिल सकता है। परीक्षित खड़े हुए और सौरभ मल्होत्रा के पास जाकर बोले, अभी उससे मेरी बात करवाओ। कुछ ही देर में उस आदमी ने कैंप से बाहर जाकर फोन अर्जुन के हाथ में थमा दिया। दूसरी तरफ से परीक्षित आर्या भावुक स्वर में बोले, बेटा अर्जुन, ये तुम ही हो ना? अर्जुन सामान्य स्वर में बोला, हाँ नाना जी, ये मैं ही हूँ। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था, जहाँ से निकलने में मुझे कुछ दिन लग गए, इसके लिए सॉरी। परीक्षित बोले, तुम्हें ये कुछ दिन लग रहे हैं? तुम्हें 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और तुम कह रहे हो कि कुछ दिन हो गए। ये सुनकर तो अर्जुन खुद परेशान हो गया था। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि उसकी माँ और शिवन्या दोनों ही कैसे होंगे। वो गंभीरता से बोला, दादाजी, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना वक्त हो गया है। मैं वहां पर बेहोश हो गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मुझे ही नहीं पता लगा कि वहां पर मुझे कितने दिन हो गए हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि बिना भूख प्यास के मैं वहां पर मरा कैसे नहीं। जब मुझे होश आया तो मेरे पास कुछ खाने की चीज थी, जिससे मैंने 1 हफ्ते तक अपना काम चलाया और फिर मौका देखकर वहां से निकल आया। अब वो जगह सेफ नहीं है। आप अगर उसे डिस्ट्रॉय कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर परीक्षित, जो कि अभी तक भी इस डिसीजन पर हिचकिचा रहे थे, अब अर्जुन से बात होने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लेने में समय बर्बाद नहीं किया और सख्ती से आदेश देते हुए बोले, उस जगह का वहां पर नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। और वो आगे बोले, अर्जुन बेटा, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आओ। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से शालिनी कितनी ज्यादा परेशान है। अर्जुन बोला, ठीक है नाना जी, मैं जल्द से जल्द आपके पास आता हूँ। उसके बाद परीक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मिस्टर मल्होत्रा से कहा, सौरभ, जितनी जल्दी हो सके तुम अर्जुन को आर्या मेंशन में लेकर आओ। सौरभ ने फोन करके किसी को ऑर्डर दिया और कुछ ही घंटे में अर्जुन आर्या मेंशन पहुंच गया। वहां आने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी था और जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलना चाहता था। उसके दिमाग में 2 ही लोगों का ख्याल चल रहा था, एक तो शिवन्या और दूसरी उसकी माँ। अभी तक उसे उसका फोन भी नहीं मिला था। उसका फोन सत्यम के पास था। जब अर्जुन की कोई खबर नहीं मिली तो मेजर मल्होत्रा ने अर्जुन का फोन सत्यम आर्या को दे दिया था।
अर्जुन सबसे पहले शालिनी के कमरे में गया तो माँ को वहां न देख वो परेशान हो गया। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? अर्जुन के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसे लगा कि इतने दिन उसके नहीं लौटने पर कहीं माँ उसे ढूंढने ना निकल गई हो। ऐसा सोच वो जैसे ही बाहर की ओर जाने लगा कि तभी उसकी नजर अपने रूम के दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे कुछ शक हुआ और जैसे ही वो भागकर अपने कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर अर्जुन के तकिए को अपने हाथों में जकड़े सो रही थी। शालिनी का सूखे आंसुओं से भरा चेहरा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि ऐसा एक दिन नहीं गया होगा जब उसकी माँ उसकी याद में रोई नहीं होगी। अर्जुन ने रूम में जाते ही सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। जैसे ही शालिनी को एक जाना पहचाना सा स्पर्श महसूस हुआ, अनायास ही उसके मुंह से निकला, अर्जुन। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। जब शालिनी उठी तो उसके सामने उसका अर्जुन था। अर्जुन को देखकर शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसके सामने है। कुछ देर तक तो वो रोती रही और फिर जब वो अपने होश में आई तो उसने अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शालिनी रोते हुए गुस्से से बोली, क्या तू मुझे अपनी माँ नहीं मानता, जो मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तू कहाँ जा रहा है? अर्जुन को पता था ऐसा ही कुछ होगा। उसने समझाते हुए कहा, मॉम, मैंने मैसेज छोड़ा था। इस पर शालिनी ने एक थप्पड़ और उसके गाल पर जड़ दिया और फिर गुस्से से बोली, एक छोटा सा मैसेज भेजकर मुझे क्या दिखाना चाहता था कि तुझे मेरी परवाह है? अगर तुझे मेरी थोड़ी सी भी परवाह होती तो तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। तूने इतने दिनों में एक बार भी मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा भी कौन सा काम आ गया था? अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शालिनी को कन्विंस करे। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मॉम, जहां पर मैं गया था वहां पर कंपनी के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हो रही थी। सभी लोग सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। 1 महीने तक किसी को भी मोबाइल रखना अलाउड नहीं था और यही वजह थी कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया। ये बात मुझे वहां जाने पर पता चली और उस टाइम मैंने फोन भी किया था लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं की। बस यही वजह थी कि मुझे मैसेज छोड़ना पड़ा। मैं जानता था कि आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, पर मेरे पास दूसरा कोई मौका नहीं था। इस बार शालिनी अर्जुन की बात से थोड़ी कन्विंस हुई। उसके बाद उसने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और चिंता जताते हुए बोली, मैंने ज्यादा जोर से थप्पड़ मारा ना, तुमको दर्द हो रहा होगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, नहीं मॉम, आपके हाथ से भला मुझे कभी दर्द हो सकता है? इस वक्त अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी माँ को देखकर ही पहचान लिया था कि उसकी माँ ने 1 महीने कैसे उसका इंतजार किया होगा। वो भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, मॉम, आपने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या आपने खाना पीना ही छोड़ दिया था? इस पर शालिनी चुप हो गई। तब अर्जुन बोला, मॉम, मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों न फंस जाऊं, पर हमेशा याद रखना कि मैं आपके पास लौटकर वापस जरूर आऊंगा। इसलिए आगे से कभी भी ऐसा मत करना। अर्जुन समझ गया था कि जैसा उसके साथ इस बार हुआ है ऐसा दोबारा भी हो सकता है। इसलिए वो अपनी माँ को पहले ही सतर्क कर रहा था। वो आगे बोला, मॉम, अब ऐसे उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शालिनी बोली, अब तू आ गया है ना, तो मेरी उदासी भी खत्म हो जाएगी। कुछ ही देर में वहां सत्यम और परीक्षित भी आ गए। उन दोनों को देखकर अर्जुन ने सबसे पहले उन्हें ग्रीट किया और बोला, मेरी कंपनी का काम पेंडिंग है, इसलिए हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा। शालिनी तो सोच रही थी कि परीक्षित आर्या अभी भी उसे नहीं जाने देंगे, लेकिन तभी सत्यम समझदारी से बोला, ठीक है अर्जुन, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही वापस आना होगा। उसके बाद तुम हमारे साथ ही रहोगे। अब तुम्हें
अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालना है। शालिनी दीदी को हम अपने से दूर नहीं जाने देंगे। तुम इतने दिनों बाद आए हो, इसलिए मैं तुम्हें शालिनी दीदी के साथ जाने की परमिशन दे रहा हूँ, नहीं तो मैं उन्हें कभी भी जाने नहीं देता। शालिनी इतने दिनों में ये तो समझ गई थी कि अब उसकी फैमिली उसे दोबारा अपने से दूर नहीं जाने देगी। अर्जुन बोला, ठीक है मामा जी, जो भी मॉम का डिसीजन रहेगा मुझे मंजूर होगा। अब आप हमारे जाने का इंतजाम कर दीजिए। सत्यम ने अर्जुन को उसका फोन भी दे दिया और फिर निर्देश देते हुए बोला, अर्जुन तुम फ्रेश हो जाओ, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। 1 घंटे बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं प्राइवेट जेट रेडी करवा देता हूँ। अर्जुन को भी जोरों की भूख लगी थी। उसने बाथ लेने के बाद सबसे पहले कुछ खाया, फिर वो अभय, सत्यम और परीक्षित आर्या तीनों से मिलकर वहां से निकल गए। फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ अभी तक उनकी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। उनके जाने के बाद तीनों बाप बेटों की आंखों में आंसू थे और अर्जुन के दिमाग में मिशन दिल्ली। क्या है अर्जुन का मिशन दिल्ली? क्या शिवन्या सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर देगी? क्या अर्जुन और उसकी मॉम कुछ देर में चॉपर से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो प्राइवेट जेट से दिल्ली के लिए निकल गए। अर्जुन के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज था। कि उसके नाना का प्राइवेट जेट भी है। एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो प्राइवेट जेट से दिल्ली के लिए निकल गए। अर्जुन के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज था कि उसके नाना का प्राइवेट जेट भी है। वो चॉपर से ही मुंबई आया था, इसलिए उसे इस बारे में पता नहीं था। लेकिन उसे क्या पता कि आर्या फैमिली के पास कितनी संपत्ति है। वो इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अभी भी उसके हाथ में उसके नाना जी की अंगूठी थी। शालिनी प्राइवेट जेट में इस तरह से बैठी जैसे कि उसके लिए ये कोई नई बात ना हो। शालिनी की बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो अर्जुन को नहीं पता थी। वो अपनी माँ के साथ इतने सालों से था, लेकिन अभी भी वो अपनी माँ को जान नहीं पाया था। उसे भी हैरानी हुई थी कि उसकी माँ इतनी बड़ी फैमिली से थी। इस वक्त तक अर्जुन आर्या फैमिली की पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। कुछ घंटे बाद उनका प्राइवेट जेट दिल्ली लैंड हुआ। वहां पहले से ही कुछ गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ परीक्षित गुस्से में सत्यम से बात कर रहे थे। वो गुस्से से बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अर्जुन की शादी हो चुकी है? अगर तुम मुझे नहीं बताते कि उसकी शादी हो गई है तो मैं कभी भी उसे यहाँ से नहीं जाने देता। तुम जानते हो ना, शालिनी भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। सत्यम ने सफाई देते हुए कहा, पापा उनका जाना जरूरी था। आपको पता है 1 महीने में वो बच्ची बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। उसे लगता है कि जैसे अर्जुन उसे छोड़कर चला गया है और मेरे कुछ आदमी अभी भी उसके पीछे हैं। उन्होंने ही मुझे इस बारे में बताया। आप ही बताइए, हम कैसे अर्जुन को यहाँ पर रोक सकते थे? पापा ये बात अभी तक शालिनी दीदी को भी नहीं पता है कि अर्जुन की शादी हो चुकी है, तो आप भूल कर भी उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। ये सुनते ही परीक्षित आर्या का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो शरारती मुस्कान के साथ बोले, ये बच्चा बहुत चालाक है। इसने मुझे मजबूर किया था ना, अब देखना मैं इसे कैसे मजबूर करता हूँ। अब तो ये मेरी कोई भी बात टाल ही नहीं सकता। सत्यम, मुझे भी अपनी बहू से मिलना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अर्जुन ने अपने लिए कैसी लड़की पसंद की है। परीक्षित की बात सुनकर सत्यम प्रशंसा करते हुए बोला, पापा वो बहुत ही समझदार लड़की है। उसकी वजह से ही पिछले 2 सालों में खुराना ग्रुप ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है और इतनी बड़ी कंपनी को संभालना कोई आसान काम नहीं है। उसमें वो सारी खूबियां हैं जो हमारी बहू में होनी चाहिए। ये सुनकर परीक्षित की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वो उत्सुकता से बोले, क्या सच में वो लड़की इतनी टैलेंटेड है? सत्यम बोला,
पापा वो टैलेंटेड ही नहीं बल्कि नेचर वाइज भी काफी अच्छी लड़की है। उसने अर्जुन से उस टाइम पर शादी की थी जब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। परीक्षित ने सवाल पूछा, कंडीशन खराब से तुम्हारा क्या मतलब है? सत्यम को पता था कि अब उसे अपने पापा को सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। सत्यम गंभीरता से बोला, पापा मुझे सिर्फ पिछले 6 साल की ही डिटेल मिल पाई है। मुझे इतना ही पता चला है कि शालिनी दीदी पिछले 6 साल से बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। उसे कहीं ना कहीं इस बात की भी खबर थी कि हम उसे तलाश रहे हैं, नहीं तो उसे दूसरों के घर काम करके अपना गुजारा नहीं करना पड़ता। वो नहीं चाहती थी कि हम कभी भी उसे तलाश कर पाएं। और आपको पता है, अर्जुन पिछले 6 साल से कोमा में था। हमें ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि उसकी ऐसी हालत किस वजह से हुई थी, और ना ही उन दोनों के अलावा हमें इस बारे में पता चला कि उनकी फैमिली कहां पर है। अर्जुन किसका बेटा है ये भी पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा था जैसे 6 साल से पहले उनके कोई रिकॉर्ड ही ना हो। परीक्षित आर्या मुस्कुराते हुए समझदारी से बोले, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके बारे में डिटेल निकाल रहे थे। तुम ये भी जानते हो कि शालिनी के लिए अपनी पहचान छुपाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, और उसमें एक ब्रिलियंट एजेंट बनने की सारी खूबियां थी। तुम जानते हो ना, वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उसके बारे में कोई भी डिटेल निकाल सकते थे? वो तो मैं ये जानकर हैरान हूं कि तुम्हें उनका पता कैसे चला। तभी सत्यम पूरी बात बताते हुए बोला, पापा जब मेरे आदमी दिल्ली में ही थे तब उन्होंने शालिनी को ऑटो से जाते हुए देखा था। वैसे तो ये काम मैंने एक एक्सपर्ट टीम को दिया हुआ था। अगर उनके अलावा कोई और होता तो कोई भरोसा ही नहीं करता कि वो आर्या फैमिली की बेटी भी हो सकती है, क्योंकि उसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जिस कॉलोनी में वो गई थी वहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने जब उस औरत को पहली बार देखा तो उन्हें उसका चेहरा मिलता जुलता सा लगा। हालांकि वो उम्र में काफी बड़ी लग रही थी, लेकिन फिर भी उन आदमियों ने कोई भी लापरवाही नहीं दिखाई और तब तक उसका पीछा किया जब तक वो अपने छोटे से घर में नहीं पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने पूरी डिटेल निकाली, तब जाकर उन्हें पता लगा कि वही शालिनी आर्या है। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि वो कितने टाइम से वहां पर थे और उसके बेटे की कंडीशन क्या थी। जब सत्यम ये सब बातें परीक्षित को बता रहा था तो उनका ध्यान किसी और ही चीज पर था। वो गहरी सोच में बोले, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हमसे बचने के लिए अपने बेटे को 6 साल तक ऐसे ही तड़पने देती? वो कुछ भी करती, लेकिन अपने बेटे को तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। या तो उसे पता था कि उसके बेटे की जो हालत थी उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, या ऐसी कोई और बात है जिसके बारे में हमें नहीं पता। हो सकता है कोई ऐसा हो जिससे वो छुप रही हो। सत्यम ने सवाल किया, पापा ऐसा कौन हो सकता है? परीक्षित कॉन्फिडेंटली बोले, कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से शालिनी को यह कदम उठाना पड़ा। तुमने बताया था कि शालिनी तो किसी विला में रहती है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था? सत्यम ने बताया, नहीं पापा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जब अर्जुन ने उस लड़की से शादी की तो उसी ने अर्जुन को वो विला गिफ्ट किया। अर्जुन की कंडीशन ऐसी होते हुए भी उसने उससे शादी की। आप सोच ही सकते हो कि उसे अर्जुन से कोई लालच नहीं था, फिर भी उसने ये कदम उठाया। परीक्षित ने फैसला किया, ठीक है, पर मैं खुद भी उस लड़की को परखना चाहूंगा। तुम जानते हो ना, कोई भी ऐसे ही हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। सत्यम ये सुनकर थोड़ी टेंशन में आ गया। वो डरते हुए बोला, पापा क्या आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? इस बात पर परीक्षित मुस्कुरा दिए। उनके मन में क्या चल रहा था वो बात तो वही जानते थे। वो बोले, कल मेरे भी दिल्ली जाने की तैयारी करो। अभय भी कल दिल्ली जाने वाला है ना? सत्यम ने बताया, हाँ पापा। तभी परीक्षित ने सवाल पूछा,
वैसे वो किस वजह से दिल्ली जा रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो वो दिल्ली से आया था। सत्यम बोला, कल उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये उस प्रोजेक्ट को लेकर है जिसमें पहले 2 ग्रुप दिल्ली में कोलैबोरेट कर रहे थे। उनका काफी अच्छा नाम है और इनमें से एक खुराना ग्रुप था और दूसरा था साहनी ग्रुप। 1 महीने पहले उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। इसी वजह से अभय को दिल्ली जाना पड़ रहा है। परीक्षित बोले, अभी तो तुम शिवन्या की तारीफ कर रहे थे, फिर तुमने उनसे वो प्रोजेक्ट क्यों छीन लिया? सत्यम सोच रहा था कि अब वो अपने पापा को क्या बताएं। परीक्षित भी इतने शातिर थे कि वो बाल की खाल निकालना अच्छे से जानते थे। फिर सत्यम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह से साहनी फैमिली ने अर्जुन को मारने की कोशिश की थी, कैसे उन्होंने शालिनी दीदी के बारे में भी भला बुरा कहा था। ये सुनकर परीक्षित का खून गुस्से में उबाल मारने लगा। वो अत्यधिक क्रोध से बोले, उस 2 कौड़ी की फैमिली की इतनी हिम्मत कि आर्या फैमिली पर सवाल खड़े करें, और तुम इतने दिनों बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। सत्यम ने कारण बताया, पापा मैंने उन्हें इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि अर्जुन ने ही उन्हें छोड़ने का डिसीजन लिया था, और आप तो जानते हो ना कि उस वक्त मैं अर्जुन के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने अभय से कहकर उनका प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया था। परीक्षित ने अंतिम आदेश दिया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम जानते हो ना अगर कोई भी आर्या फैमिली के खिलाफ जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अब तुम मेरे दिल्ली जाने की तैयारी करो। इतना कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गए। उनका शरीर अभी भी इतना फिट नहीं हुआ था। उन्हें रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन अब वो अपनी बेटी को और प्रॉब्लम में नहीं देख सकते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। रात का वक्त था। शिवन्या 5 स्टार रिजॉर्ट के क्लब में बैठी हुई थी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था, आंखों में एक उदासी छाई हुई थी। वो अपने आप को नशे में डुबा देना चाहती थी। अब तक तो क्लब का मैनेजर भी उसे अच्छे से जानने लगा था। उसने आकर रिक्वेस्ट की, मैडम आपने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब आपको और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर शिवन्या ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और थके हुए स्वर में बोली, क्या सभी आदमी घटिया होते हैं? ये सुनकर मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा। मैनेजर बोला, मैडम मैं आपकी बात समझा नहीं। तभी शिवन्या की नजर दूर से आते हुए एक शख्स पर पड़ी, जिसे देख वो नशे में बोली, देखो वो लड़का इस दुनिया में सबसे घटिया है। उससे भी घटिया एक और लड़का है जिसने मेरे साथ धोखा किया है। इसका मतलब दुनिया में सभी लड़के धोखेबाज और घटिया होते हैं। मैनेजर समझ गया था कि किसी ने इस लड़की का दिल तोड़ा है और इस वजह से ये इतनी दुखी रहती है। उसकी बात सुनकर मैनेजर उस तरफ देखने लगा जहां शिवन्या ने इशारा किया था। वो वहां से आते हुए लड़कों को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि क्या ये मैडम उन लड़कों को जानती है? अगर ऐसा है और उन्हें पता चल गया कि ये उनके बारे में क्या बात कर रही है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। इसलिए उसने समझाते हुए बोला, मैडम अगर वो लोग ऐसे हैं तो आप उनके बारे में सोचकर क्यों अपना माइंड अपसेट कर रही है? ये सुनकर शिवन्या हंसते हुए बोली, तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लगी, लेकिन इतनी देर में वो 4-5 लड़के